हेलो फ्रेंड्स, विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक है, तो इसमें जो एक बहुत बड़े विद्वान थे जैक्सन, 1966 में उन्होंने बोला इन प्री एक्टिव फेज। ठीक है, इन प्री एक्टिव फेज टीचर सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव। शिक्षक क्या करता है, अपने उद्देश्यों का चयन करता है। उसके बाद से प्लान द कैरिकुला, पाठ्यक्रम का जो है कि चयन करता है। उसका जो है कि पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उसके बाद से अरेंज द क्लासरूम को व्यवस्थित करता है कि जो तेज बच्चे हैं, जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं वो किधर बैठे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं। इस प्रकार से वो क्लास का जो वातावरण होता है अधिगम करने लायक जो एक टीचर बनाता है। उसके बाद से एंड स्टडी द रेडीनेस ऑफ द पीपल। ठीक है, जो विद्यार्थी का अधिगम करने का जो तत्परता होता है, विलिंगनेस होता है, उत्सुकता होता है, हाँ मुझे सीखना है, कैसे सीखना है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है शिक्षक। तो वही जैक्सन कहते हैं 1966 में। ठीक है, अब जैक्सन के अनुसार शिक्षण की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। जैक्सन के अनुसार शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है कि किस प्रकार से बच्चे का अधिगम अच्छे से हम लोग करा सकते हैं। इन सब चीज़ों को 3 भागों में बांटकर बताया गया है कि क्लास में जाने से पहले हम लोग को क्या करना है, क्लास लेने के टाइम क्या करना है, और क्लास ओवर होने के बाद हमारा जो पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, कंटेंट है, पढ़ाने के बाद हमें क्या करना है। इन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है विस्तार पूर्वक से। अब हम लोग पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, जो कि इनको 3 भागों में बांटा गया था। पहला है प्री एक्टिव फेज, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसमें क्या होगा, इसमें जो है कि शिक्षण क्लास में जाने से पहले जो सारी चीज़ें करता है, जो कि पाठ का निर्माण करता है, नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, उद्देश्यों का जो है कि चयन करता है, पाठ्यक्रम का चयन करता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं प्री एक्टिव फेज में। इंटर एक्टिव फेज में ये होता है कि शिक्षक क्लासरूम में जाने के बाद जो क्रियाएं करता है, जो कार्य करता है, क्लास में जाने के बाद पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के समय जो सारी क्रियाएं करता है वो सब आती हैं इंटर एक्टिव फेजेस में। उसके बाद से हम लोग देखेंगे पोस्ट एक्टिव फेज, मतलब पोस्ट क्लास ओवर होने के बाद शिक्षक किन क्रियाओं को करता है, क्या कार्य करता है, ये सारी चीज़ें आती हैं पोस्ट एक्टिव फेज में, जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षण का उत्तर क्रिया जो है कि चरण। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण। इसको जो है कि इज आल्सो कॉल्ड टीचिंग प्लानिंग फेज। इसको हम लोग शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ गोल। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, जो कि क्लास में पढ़ाने से पहले जो कार्य शिक्षक करता है, क्लास में जाने से पहले जो कार्य करता है, उसमें जो है कि सबसे पहले शिक्षक क्या करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ गोल, उद्देश्यों का निर्माण करता है। अपने जो है कि उद्देश्यों का निर्माण करता है कि हम क्लास में जाके जो पढ़ाएंगे उसका उद्देश्य क्या होगा, वो पढ़ाने के बाद बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, पाठ्य वस्तु का चुनाव, जो है कि जब अपने उद्देश्यों का जो है कि निर्धारण कर लेगा शिक्षक, उसके बाद पाठ्य वस्तु का चुनाव करेगा कि क्लास में जाके हमको क्या पढ़ाना है। इस पर जो है कि शिक्षक चिंतन मनन करेगा और अपने पाठ्य वस्तु का निर्माण करेगा, प्लानिंग करेगा, नियोजन करेगा। किस बेसिस पे करेगा शिक्षक, वो छात्र के मानसिक जो है कि मानसिक शारीरिक क्षमता और पूर्व ज्ञान से, जो छात्र का पूर्व ज्ञान होगा इसको भी ध्यान में रखकर, और जो पूर्व कक्षाएं हुई होंगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है कि शिक्षक क्या करेगा, अपने पाठ्य वस्तु का निर्माण करेगा, पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड सिक्वेंसिंग और अरेंजमेंट द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण के लिए विषय वस्तु के तत्वों को क्रम में करना, जो है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि पाठ्य योजना बनाते समय, नियोजन करते समय इस चीज़ों को ध्यान में रखा जाए कि हम नियोजन जो है कि क्रमबद्धता सीक्वेंस में कर रहे हैं कि नहीं, सरल से कठिन की ओर हम लोग चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर पहले ही हम कठिन जो है कि
कठिन से स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे का अधिगम बहुत लो होगा और बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में क्रमबद्धता के स्वरूप देखते हुए बच्चे का जो है कि अधिगम लेवल देखते हुए बच्चे के अनुसार हम लोग की क्रमबद्धता जो है पढ़ाने जा रहे हैं उसमें उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं कि बच्चे का अधिगम अच्छे से हो सके और शिक्षण कार्य भी आसानी से संपन्न हो सके। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग ऑफ स्ट्रेटजी। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षण की व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्णय। जो है कि शिक्षक क्लास में जो है कि जाने के बाद किस प्रकार से किस शिक्षण विधि का जो है कि उपयोग करेगा अपने पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के लिए, डिलीवर करने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, जो है कि सांकेतिक होगा या जो है कि मौखिक होगा, किस प्रकार से होगा, ठीक है, संप्रेषण अंतक या किस प्रकार से बच्चों से और टीचर के बीच होगी और किस विधि का उपयोग करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। शिक्षण युक्तियों का चुनाव, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर शिक्षक पढ़ा रहा है पाठ्यवस्तु को तो जो इम्पोर्टेंट पाठ्यवस्तु में जो टॉपिक्स हैं उनको किस प्रकार से बच्चों को समझाएगा, किस जो है कि सहायक सामग्री का उपयोग करेगा और कौन सा उदाहरण जो है कि उस समय देगा। जो उदाहरण देगा वो समाज से जुड़ी होनी चाहिए, बच्चों के जीवन लाइफ से, जीवन शैली से जुड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो है कि सहायक सामग्री या जो है कि पाठ्यवस्तु से रिलेटेड उदाहरण का निर्माण करता है शिक्षण। ये सारी चीज़ें जो है कि क्लास में जाने से पहले जो है कि टीचर ये कार्य करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड जो है कि इंटरैक्टिव फेस ऑफ टीचिंग, ठीक है, इंटरैक्टिव फेस ऑफ टीचिंग, ठीक है, शिक्षण का अंतःक्रिया चरण। इसमें पहला है साइजिंग अप ऑफ द क्लास, कक्षा आकार की अनुभूति। जैसे शिक्षक क्लास में जाता है, जैसे शिक्षक क्लास में घुसेगा जाता है, उसके बाद वो क्लास में जाने के तुरंत बाद ये देखिएगा क्लास में सारे बच्चों को सरसरी निगाहों से देखेगा। देखने के बाद ये देखेगा कि कमज़ोर बच्चे किधर बैठे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं, जो तेज़ बच्चे हैं वो किस प्रकार से बैठे हैं, उनकी मानसिक क्षमता किस प्रकार की है, उनकी शारीरिक क्षमता किस प्रकार की है, उनके सोचने समझने का क्षमता किस प्रकार से है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनका पूर्व ज्ञान को देखते हुए शिक्षक अपना जो है कि शिक्षक कार्य किस प्रकार से करेगा कि बच्चों का अधिगम अच्छे से हो। तो इसमें जो है कि ये कार्य होता है। दूसरा है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। जब क्लास में जाने के बाद ये सारी चीज़ें देख लेगा शिक्षक की बच्चे की किधर बैठे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं, क्लास को पूरा अच्छे से वो जांच लेगा, जान लेगा। उसके बाद जो क्लास में बच्चों की समस्याएं होंगी उनका जो है कि वो उनको देखेगा, जानेगा, उनका डायग्नोसिस करेगा, उनका उपचार करेगा, मतलब कि उनकी समस्याओं को किस प्रकार से वो दूर कर सकता है अपने शिक्षण के माध्यम से। इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। तीसरा अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन, ठीक है, क्रिया अथवा उपलब्धि या निष्पत्ति का। इसमें जो है कि शिक्षण करते समय, अपने पाठ्यवस्तु को डिलीवर करते समय शिक्षक किस प्रकार से सहायक सामग्री का उपयोग करता है, अपने उद्दीपक किस प्रकार से उपयोग करेगा कि बच्चों में जो है कि तत्परता, पढ़ने के प्रति तत्परता बढ़े, जिससे अधिगम अच्छे से हो। इन सारी चीज़ों को इसमें रखा गया। इसमें पहला है सिलेक्शन स्टिमुली, ठीक है, उद्दीपकों का चुनाव। उद्दीपक का चुनाव, जो स्टिमुलस है उसका चुनाव हम लोग किस प्रकार से करेंगे। हम लोग जो है कि उद्दीपन का चुनाव करते समय ये देखते हैं कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए अपने उद्दीपक का चुनाव करते हैं, जिससे बच्चे को उस उद्दीपक के प्रति तत्परता हो, उसको उद्दीपक को देखने के बाद बच्चे में क्रिया हो और वो पढ़ने के लिए तैयार हो। तो और उद्दीपक के बारे में अगर हम कोई उद्दीपक या उद्दीपन स्टिमुलस उपयोग करते हैं तो उसके बारे में हमको पूर्व मतलब अच्छे से ज्ञान होना चाहिए विस्तार रूप से, जिससे जो है कि हमारा जो है कि शिक्षण क्रिया होगा बहुत अच्छे से होगा। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। हम लोग शिक्षण का जो है कि क्या बोलते हैं, उद्दीपक का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई स्टिमुलस लिए लेकिन हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उसको, हम लोग प्रेजेंट कब करेंगे, जब उसके बारे में हम लोग को अच्छे से नॉलेज हो। तो किसी भी उद्दीपक का चुनाव करते समय उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उसको हमको जानना चाहिए, जिसके फलस्वरूप जो है कि हमारा शिक्षण कार्य अच्छे से हो। इसके बाद आता है थर्ड, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, ठीक है।
तो इसमें इसका बहुत रोल होता है कि बच्चे को हम लोग रीइंफोर्समेंट किस प्रकार से देते हैं, कैसे रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। बच्चा अगर कुछ अच्छा बता रहा है तो उसको कैसे रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, उसको शाबाशी देना चाहिए या पेन देना चाहिए या कोई भी चीज़ें देना चाहिए जिससे उसका जो है कि पढ़ने के प्रति उत्सुकता पॉजिटिव वे में बढ़े। जैसे पहला होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें जो होता है कि हम लोग शाबाशी देते हैं या कुछ उनको गिफ्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं, तो इसमें बच्चे का पॉजिटिव वे में विकास होता है और अधिगम करने के लिए बच्चा तैयार होता है, तत्पर होता है। और होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसका भी ज़रूरत होता है, बट जब बच्चों को हम लोग दंड देते हैं, ऐसी क्रियाएं करते हैं, तो ये सब निगेटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी, शिक्षण युक्तियों का विस्तार। हम लोग जो है कि पाठ्य वस्तु का निर्माण करते हैं, उसमें हम लोग किस सहायक सामग्री का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम लोग को सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए और सरल तरीके से हम लोग को सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे का अधिगम काफ़ी अच्छे से हो सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरएक्टिव फेस ऑफ टीचिंग में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वन, थर्ड वन, जो है कि पोस्ट एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण अपने पाठ्य वस्तु पढ़ाने के बाद जो है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कि पोस्ट एक्टिव फेस में, पोस्ट एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, इसको हम लोग मूल्यांकन का चरण भी कहते हैं। इसमें हम लोग जो हम लोगों ने पाठ्य वस्तु को पढ़ाया है क्लास के दौरान, उससे बच्चों में कितना अधिगम हुआ, क्या बच्चे सीखे, उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण कितना % तक सही हुआ, 100% अधिगम हुआ बच्चों में कि नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन हम लोग इसमें करते हैं। इसमें पहले क्या है, डिजाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंज, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा। मतलब कि हमने जो सेकेंड फेज में यानी क्लासरूम के दौरान विषय वस्तु को जिस प्रकार से पढ़ाया है, जिस सहायक सामग्री का उपयोग करके हम लोगों ने पढ़ाया है, उसके फलस्वरूप बच्चों के व्यवहार में, बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, उद्देश्य बनाया था, उस प्रकार से उसके अनुसार बच्चों का व्यवहार चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बच्चे में पॉजिटिव जो है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई उद्देश्य बनाया, तो सारे बच्चों के लिए हमने वो उद्देश्य बनाया है, तो ये हम लोग देखेंगे कि कितने बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आई, जो हम लोगों ने कक्षा में पढ़ाया है, कितने बच्चों को समझ में आया। अगर ज़्यादा बच्चों को समझ में आया है, तब जाके हमारा जो उद्देश्य था उसका पूर्ति होगी, उद्देश्यों की पूर्ति होगी, और तब जाके जो है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगर बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है जो है कि सही पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब जाके हम लोग का उद्देश्यों का जो है कि पूर्ति हुआ होगा। इसके बाद है सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन। ठीक है, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब जो हम लोग मूल्यांकन करेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों ने जो हम लोगों ने पढ़ाया है, जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हुई कि नहीं। उसके लिए हम लोग उसका मूल्यांकन करने के लिए जिन मेथड्स का जो है कि हम लोग प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हम लोग को किस प्रकार की मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद है चेंजिंग द स्ट्रैटेजी इन टर्म ऑफ एविडेंस गैदर, मतलब कि हमने जो मूल्यांकन किया, जो फीडबैक मिला बच्चों के द्वारा, जो बच्चों में अधिगम किस प्रकार से हुआ, कितना हुआ, कि कुछ बच्चों में अधिगम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या कमियां थी शिक्षण में, या टीचिंग मेथड्स में क्या समस्या थी, या सहायक सामग्री जो हमने उपयोग किया, या उद्दीपक या स्टिमुलस जो हम लोगों ने उपयोग किया, उसमें क्या कमियां थी कि बच्चों का अधिगम सही से नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को गैदर करने के बाद, जुटाने के बाद, फीडबैक लेने के बाद, शिक्षक जो है कि उसमें उस फीडबैक के जो है कि अनुसार अपने शिक्षण में, अपने प्लानिंग में, नियोजन में, सहायक सामग्री में सुधार करेगा। ठीक है, और जो कि उसके बाद से अपना जो है कि शिक्षण कार्य करेगा। ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है कि स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की जो है कि अवस्थाएँ थी 3 होती हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग इसी के आगे हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल विकिपीडिया क्लासेस को जो है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें कि इसके आगे हम और अच्छे वीडियो आप लोग तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।